हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ओनरशिप के बारे में। ओनरशिप को हम लोग हिंदी में स्वामित्व कहते हैं। ये जूरिस्प्रूडेंस का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसके अंतर्गत ऑस्टिन ने क्या कहा था, हॉलैंड ने क्या कहा था, सालमन ने क्या कहा था, सबके डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे एंड इसके काइंड्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ओनरशिप होता क्या है। ओनरशिप, इसको हम लोग डेफिनेशन समझने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास कीपैड का मोबाइल। ये एक कीपैड वाला मोबाइल है। मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल देके मैं आपको समझा रही हूँ। ये मेरे पास एक वस्तु है। अब इस वस्तु के ऊपर जो है पूर्ण नियंत्रण होना ही हमारा स्वामित्व है इस वस्तु के। अब ये वस्तु जो है मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। तो वो जो मोबाइल फ़ोन थी, तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर हमारा क्या है, एब्सोल्यूट कंट्रोल। एब्सोल्यूट कंट्रोल है। मैं चाहूँ तो उसे यूज कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो उसे फेंक भी सकती हूँ, मैं चाहूँ तो इस मोबाइल को किसी भी तरीके से यूज कर सकती हूँ। तो ये हमारा ओनरशिप हुआ। सबसे पहले किसी भी ओनरशिप होने के लिए सबसे पहले वस्तु के ऊपर पोजीशन होना चाहिए, इसके बाद ही हमारा ओनरशिप होगा। मीन्स कि अगर हम मोबाइल शॉप में जाते हैं मोबाइल लेने के लिए, तो हम क्या है कि सबसे पहले उस वस्तु को पेमेंट देते हैं बदले में, और पेमेंट देने के बाद में हम उस वस्तु को पाते हैं। मीन्स कि जो मोबाइल था उसको हम पाएंगे। तो ये सबसे पहले हमने क्या किया, उस मोबाइल के ऊपर हमने क्या किया, पोजीशन प्राप्त किया, इसके बाद ही वो हमें ओनरशिप मिला। तो यहाँ पर इसके जो अगर हम बात करें कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। ओके। एंड फीचर्स की अगर हम बात करें, सॉरी फीचर्स नहीं है ये, फर्स्ट यूज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पोजीशन वर्ड का यूज किया गया था 1314 ईस्वी में। एंड ओनरशिप की अगर हम बात करें तो ओनरशिप जो है 1583 ईस्वी में सबसे पहले इसका यूज़ किया गया था। और ओनरशिप की डेफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग ऑस्टिन, हॉलैंड एंड सालमन के डेफिनेशन को समझेंगे। यहाँ देखिए ओनरशिप की डेफिनेशन यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है। इट इज़ अ रिलेशन ऑफ अ पर्सन टू एन ऑब्जेक्ट विच इज एक्सक्लूसिव और एब्सोल्यूट एंड ultimate. The owner has a right of complete control and enjoyment of the object. यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है, किसी भी पर्सन का उस ऑब्जेक्ट मीन्स कि कोई भी वस्तु भी हो सकती है, कोई सामान भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो उसके ऊपर क्या है, एक्सक्लूसिव, एब्सोल्यूट एंड आपका अल्टीमेट आपका राइट्स हो जाता है। एंड यहाँ पर ये चीज़ बोला गया है कि ओनर के पास उसका कंप्लीट कंट्रोल एंड उस ऑब्जेक्ट के प्रति ओनर के पास जो है क्या रहेगा, उस जो वस्तु है, उस जो ऑब्जेक्ट है उसका कंप्लीट कंट्रोल एंड उसे इंजॉयमेंट करने का राइट होगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको जो है ओनरशिप के लिए आपको बोल दिया गया है कि आप जो हो इसके ओनरशिप है, आप चाहे तो किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप जो है किसी भी वस्तु का आपके पास ओनरशिप आ गया तो आप गलत तरीके से उपयोग करें, उसका इलीगल उपयोग करें। तो यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया है। फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अंतर्गत होना चाहिए। ओके। बहुत सारे जूरिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है, लेकिन हम लोग 3 जूरिस्ट के डेफिनेशन जो है इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हैं ऑस्टिन। ऑस्टिन ने कहा है कि ऑस्टिन ने ओनरशिप के 3 एलिमेंट्स दिए हैं। पहला है इंडेफिनिट पॉइंट ऑफ यूजर, मीन्स कि आप जो है किसी भी वस्तु को आप इंडेफिनिट पॉइंट तक यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकंड है आपका अनरेस्ट्रिक्टेड डिस्पोजिशन, आप चाहे तो उसे यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो उसे फेंक सकते हैं, ये आपकी राइट्स हो जाती है। एंड थर्ड हो जाता है अनलिमिटेड टाइम ऑफ ड्यूरेशन, आप जो है कितने टाइम तक भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो ज़िंदगी भर के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप 1-2 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके।
हॉलैंड ने क्या डिफिनीशन दिया था? हॉलैंड ने भी 3 एलिमेंट्स दिए थे, ये भी ऑस्टिन जैसा मिलता जुलता है। एक तो है पहला पोजीशन हो जाता है, सेकंड है एन्जॉयमेंट हो जाता है, एंड थर्ड हो जाता है डिस्पोजिशन। तो यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है कि सबसे पहले हम कब्जा लेंगे, कब्जा लेने के बाद में हम उस प्रॉपर्टी से हम इंजॉय करेंगे, देन हम लोग उसको डिस्पोजिशन कर सकते हैं, डिस्पोजिशन नहीं भी कर सकते, ये आप पे डिपेंड करता है। एंड थर्ड जो जूरिस्ट थे सालमन ने कहा कि ओनरशिप डिनोट्स द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड एनी राइट्स दैट इन्वेस्टेड इन हिम। किसी भी वस्तु के ऊपर हमारा जो है किसी पर्सन का क्या होता है, रिलेशन, राइट्स ओनरशिप में डिफाइन करता है। ओके, तो ये हमारा सालमन की डेफिनेशन थे। अब हम लोग चलते हैं कि इसके काइंड्स क्या क्या होते हैं, आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। काइंड्स को डिस्कशन करने से पहले हम लोग एलिमेंट्स को डिस्कशन करते हैं। एलिमेंट्स क्या क्या हैं ओनरशिप के? राइट टू पोजेस मीन्स कि हमें जो है कब्जा करने का अधिकार है, कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कार है, तो हम कार को हम कहीं भी रख सकते हैं, हम अपने यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उपयोग कर सकते हैं, उसको कब्जा लेके रख सकते हैं। राइट टू यूज़ एब्सोल्यूट राइट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल राइट ऑफ वे, या फिर हमारी कार है तो हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड हो जाती है राइट टू मैनेज, हम चाहे तो उसे अच्छे तरीके से रखते हैं, हम चाहे तो उसे कीचड़ लगा के रखते हैं। हमें जिस तरीके से उपयोग करना है ये मेरे पे डिपेंड करता है, और बाहर वाला आके हमें बोल नहीं सकता है कि आप जो है मैम किस तरीके से अपनी कार को रख रही हैं, या फिर किस तरीके से आप जो है उसको उपयोग कर रही हैं, ये मेरे पे डिपेंड करता है। एंड फोर्थ पॉइंट आ जाता है राइट टू अलाइनमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मेरी प्रॉपर्टी है, कोई प्रॉपर्टी हम चाहे तो सेल कर सकते हैं, उसको विल कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, लीज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने आपको बताई थी कि कौन सी ई मूवेबल प्रॉपर्टी है, कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी है, कौन कौन से चीज़ों को हम लोग गिफ्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग लीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे सेल करें, चाहे मॉर्गेज करें, चाहे एक्सचेंज करें, फॉर एक्सेट्रा। एंड राइट टू इनकम, मेरी कार है तो मैं चाहूँ तो उसे रेंट पे भी लगा सकती हूँ, मैं चाहूँ तो उसे रेंट पे नहीं भी लगा सकती हूँ। तो ये मेरे पे डिपेंड करता है, मैं उससे इनकम भी प्राप्त कर सकती हूँ। तो यहाँ पर यही चीज़ बोला गया है कि आपका एक्सक्लूसिव राइट होता है, आपका एब्सोल्यूट राइट होता है, आपका उसके ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है। तो ये आपका ओनरशिप हुआ। अब हम लोग चलते हैं काइंड को समझते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओनरशिप। सबसे पहला है हमारा टेंजिबल ओनरशिप। टेंजिबल ओनरशिप आप समझ रहे हो कि इसे हम लोग हिंदी में मूर्त स्वामित्व कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका हो जाता है हाउस हो गया, लैंड हो गया, जिसे छुई या देखी जा सकती है, तो ये हमारा हो जाता है टेंजिबल ओनरशिप। एंड इनटेंजिबल ओनरशिप सेकंड हो जाता है, तो ये आपका लोन हो गया, राइट ऑफ वे हो गया, गुडविल हो गया, जिसे हम लोग छू या देख नहीं सकते हैं। जैसे बहुत बौद्धिक वस्तुएं इसके अंतर्गत आती है, तो ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब क्या है कि ये हमारा इंटेंजिबल ओनरशिप हो गया। एंड थर्ड हो जाता है ट्रस्ट ओनरशिप। ट्रस्ट ओनरशिप न्यास स्वामित्व। तो आपने जब टीपीए पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 में आपने जो है पढ़ा होगा कि परपेचुनिटी के बारे में बताया गया था, एंड अनबॉर्न बेबी के बेनिफिट के लिए ट्रांसफ़र बताया गया था। तो उसमें जैसे कि ट्रस्ट के माध्यम से कोई ओनरशिप क्रिएट किया जाता है, तो ये हमारा हो जाता है ट्रस्ट ओनरशिप। ओके, तो एक ट्रस्ट जो है नाम मात्र का स्वामी होता है, जो जैसे कि पैदा ना हुए बच्चे का अगर ट्रस्ट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफ़र किया जाता है तो वो ट्रस्ट ओनरशिप कहलाएगा। या नाबालिग है, उसकी देख रेख के लिए कोई प्रॉपर्टी को ट्रस्ट किया जा रहा है तो वो भी एक ट्रस्ट ओनरशिप होगा। या विकलांग की देख रेख के लिए कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है ट्रस्ट के माध्यम से, तो वो भी एक ट्रस्ट ओनरशिप हुआ। वो व्यक्ति जो है ओनर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो जो है उस प्रॉपर्टी की देख रेख करता है। ओके, एंड बेनिफिशियरी ओनरशिप क्या होगा? बेनिफिशियरी ओनरशिप हितप्रत स्वामित्व कहते हैं। जैसे बेनिफिशियरी ओनरशिप जो है रियल ओनर होता है। ओके, रियल ओनर होता है। एंड लीगल ओनरशिप एंड इक्विटेबल ओनरशिप क्या होती है? लीगल ओनरशिप एंड इक्विटेबल ओनरशिप जो है 1873 के अंतर्गत इसे
लाया गया था, ये इंग्लैंड में इसे चलाया जाता है। ये इंग्लैंड के अंतर्गत ये ओनरशिप है, जबकि यहाँ पे इसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है। एक तरीके से कहा जाए कि कॉमन लॉ न्यायालय के अंतर्गत मान्यता प्राप्त ओनरशिप है, एंड इक्विटी न्यायालय जो कोर्ट होते हैं उसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त ये इक्विटेबल ओनरशिप है। तो ये इंग्लैंड में ज़्यादा फेमस है, यहाँ पर ये फेमस नहीं है। ओके। एक तरीके से कहा जाए कि इसको हम कह सकते हैं कि सन 1873 में जो जुडिकेचर एक्ट हुए थे उसके अंतर्गत इंग्लैंड में दो किस्म के कोर्ट थे। एक तो हो जाता है लीगल कोर्ट के अंतर्गत, एंड एक हो जाता है इक्विटी कोर्ट। तो इसी तरीके से के अंतर्गत लीगल ओनरशिप बना एंड इक्विटेबल ओनरशिप बना। तो ये भारत में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे सोल ओनरशिप। जब मैं एग्जाम दे रही थी तो सोल ओनरशिप के बारे में पूछा गया था। इसे एकल स्वामित्व भी कहते हैं। एकल स्वामित्व तो ये होता है कि जिसमें एक ही व्यक्ति के अंतर्गत इंटरेस्ट जो है क्रिएट होता है, तो ये हमारा सोल ओनरशिप कहलाता है। ओके। तो ये हमारा सोल ओनरशिप हुआ। फॉर एग्जांपल 1 पर्सन कंपनी। ओके। एंड 8 पॉइंट आ जाता है को ओनरशिप क्या होती है। को ओनरशिप राइट जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को प्राप्त होता है, तो ये हमारा को ओनरशिप हो जाएगा। तो 2 टाइप्स ऑफ को ओनरशिप होते हैं, ओनरशिप इन कॉमन एंड ज्वाइंट ओनरशिप। को ओनरशिप इन कॉमन के अंतर्गत ओनरशिप में एक को ओनर की मृत्यु हो जाने पर मृतक के अधिकार जो है उसके सक्सेशन को प्राप्त हो जाते हैं, एयर्स को प्राप्त हो जाते हैं। एंड ज्वाइंट ओनरशिप के अंतर्गत को ओनर की मृत्यु हो जाने के बाद में उसका जो ओनरशिप भी समाप्त हो जाता है, एंड राइट जो है सर्वाइवरशिप के आधार पर पूर्ण स्वामी बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोपार्सनरी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आप समझ रहे हो कि कोई भी प्रॉपर्टी जो है एयर्स को चली जाती है। अगर किसी भी ओनर की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो है उत्तराधिकार को प्रॉपर्टी चला जाता है। तो ये हमारा सर्वाइवरशिप के अंतर्गत, तो ये हमारा हो जाता है ज्वाइंट ओनरशिप। ओके। फॉर एग्जांपल जैसे कि जॉइंट फैमिली होते हैं, जॉइंट फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं, तो अगर ये जो करता है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऑफकोर्स ज्वाइंट ओनरशिप के अंतर्गत जो सर्वाइवरशिप के अंतर्गत जो भी प्रॉपर्टी है उसके एयर्स को प्रॉपर्टी जो है चली जाएगी। तो यही आपका ज्वाइंट ओनरशिप हो जाएगा। एंड आपका 9th जो पॉइंट है ये यहाँ पर बताया गया है वेस्टेड ओनरशिप क्या होती है। वेस्टेड ओनरशिप के अंतर्गत ओनरशिप पाने का सभी हक पहले से ही पूर्ण हो जाते हैं। ओनरशिप पाने के सभी हक जो है पहले से ही पूर्ण हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कंडीशन प्रोसीडिंग एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट। आपको जब मैंने टीपीए पढ़ा रही थी तो कंडीशन प्रोसीडेंट एंड कंडीशन सब्सिक्वेंट के बारे में मैंने बताई थी। इसमें बताया गया था कि यहाँ पर यही चीज़ बताई गई थी। फॉर एग्जांपल जैसे ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो ये आपका वेस्टेड ओनरशिप हो गया कि मीन्स कि ओनरशिप पाने का सभी हक पहले से ही पूर्ण हो जाते हैं। तो ये आपका वेस्टेड ओनरशिप हो गया। कॉन्टीजेंट ओनरशिप को हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टीजेंट ओनरशिप, जिसे हम लोग समाश्रित स्वामित्व कहते हैं। तो ओनरशिप के लिए किसी घटना का जैसे सर्टेन इवेंट हो गया उसका घटित होना या ना होना उसके ऊपर निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मैं तुमको ये जो प्रॉपर्टी है तभी दूंगा जब सी की शादी जो है 8 दिसंबर से पहले हो जाती है। तो हो सकता है कि सी की शादी जो है 8 दिसंबर के पहले हो या 8 दिसंबर के बाद भी हो सकती है। तो ये क्या है, सर्टेन इवेंट पे निर्भर कर रही है। तो ये आपका कॉन्टीजेंट ओनरशिप हुआ। एब्सोल्यूट ओनरशिप क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में निरपेक्ष स्वामित्व कहते हैं। कोई भी व्यक्ति का किसी प्रॉपर्टी के ऊपर पूर्ण ओनरशिप होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि ए ने बी को प्रॉपर्टी दे दिया है तो ये आपका पूर्ण ओनरशिप हुआ। 12 हो जाता है लिमिटेड ओनरशिप, सीमित स्वामित्व। कोई भी व्यक्ति का किसी प्रॉपर्टी के ऊपर लिमिटेड ओनरशिप होता है। फॉर एग्जांपल ए ने बी को प्रॉपर्टी दी कि ये लो तुम लैंड रख लो, तो लेकिन तुम मुझे 6 मंथ के बाद मुझे लौटा देना। तो यहाँ पर लिमिटेड ओनरशिप हुआ, मीन्स कि सीमित समय के लिए कोई भी प्रॉपर्टी दी जाती है तो उसे लिमिट ओनरशिप कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ओनरशिप को समझा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।